नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान IAS एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक होगा उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के कुछ अच्छे प्रश्न और साथ में उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, हमारे द्वारा CGPSC प्री प्लस व्यापम का एक नया बैच जो कि ऑफलाइन बैच होगा, ये 17 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है। न्यूनतम फीस है मात्र 15,000 रुपए फीस है। CGPSC प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम की लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारी इसमें कराई जाएगी। सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको इस बैच से संबंधित सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां पे बात किसकी कर रहा है, तो वर्ग की बात कर रहा है मतलब स्क्वायर, और आयत की बात कर रहा है मतलब रेक्टेंगल। तो आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि वर्ग और आयत ये दोनों ही चतुर्भुज के प्रकार हैं। चतुर्भुज के प्रकार में एक आपका वर्ग भी है और एक आपका आयत भी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर बोल रहा है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रमशः 5 सेंटीमीटर अधिक और 3 सेंटीमीटर कम है। तो आयत का परिमाप कितना है ये पूछा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको पहले तो समझना है वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा। तो वर्ग का मतलब चतुर्भुज का एक प्रकार जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी और चारों कोण होंगे 90 डिग्री के। इस प्रश्न के लिए इतनी जानकारी बहुत है। आपको ध्यान रखना है वर्ग एक ऐसी आकृति होगी, 4 भुजाओं से बनी है। चतुर्भुज है मतलब 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति है। खास बात क्या है, चारों भुजाएं बराबर होंगी और ये चारों कोण होंगे 90 डिग्री के। जबकि अगर मैं आयत की बात करूंगा तो आयत क्या होगा, चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसको मैं ए बोला तो ये ए होगी, ये बी है तो ये बी होगी। मतलब यहां पे अगर मैं बोलूंगा लंबाई तो लंबाई क्या है ए और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई है यहाँ पे बी। जबकि यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर हैं तो लंबाई चौड़ाई ना बोलकर यहाँ पे मैं बोलूंगा भुजा, वो भुजा क्या है ए। तो मैं ये आपको अलग से कुछ जानकारी बता रहा हूं वर्ग और आयत के बारे में। आयत में भी ये चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के, ध्यान रखिएगा। वर्ग में भी ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और आयत में भी ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। तो दोनों ही चतुर्भुज के प्रकार हैं, वर्ग भी और आयत भी। वर्ग में चारों कोण 90 डिग्री के, चारों भुजाएं बराबर। आयत में चारों कोण 90 डिग्री के, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब बोल क्या रहा है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रमशः 5 सेंटीमीटर अधिक और 3 सेंटीमीटर कम है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वर्ग की भुजा को मान लेता हूं, समझेंगे। वर्ग की भुजा को मैं मान लेता हूं, वर्ग की भुजा कितनी है ए। ठीक, किसमें मान लूं, सेंटीमीटर में, क्योंकि डेटा आप देख पा रहे हैं सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मैं मान लिया वर्ग की भुजा कितनी है ए सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बोलने का मतलब लंबाई बोलो चाहे चौड़ाई बोलो दोनों तो सेम है। अब वर्ग की भुजा से कंपेयर किया है आयत की लंबाई और चौड़ाई को। तो यहां पे देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या लिखेंगे आप, तो आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई क्या है, देखिए वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक। तो वर्ग की भुजा अगर ए है तो इससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा क्या है आयत की लंबाई। अगर मैं बात करूं आयत की चौड़ाई की, ये देखिए अगर मैं बात करता हूं आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई क्या है, वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम, मतलब ये कितना हो जाएगा a-3। ये सब मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं। प्रश्न को सॉल्व करने में क्या क्या डेटा की आवश्यकता है मैं यहां लिख दिया हूं। वर्ग की भुजा है a सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई हो जाएगा a+5 और आयत की चौड़ाई हो जाएगा a-3।
अब यहां पे आपको आयत का परिमाप चाहिए। आयत का परिमाप मतलब आपको लंबाई चाहिए आयत की और चौड़ाई चाहिए, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मिल गई तो परिमाप तो आसानी से बता दोगे। परिमाप क्या होता है? अगर मैं बोलूं परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? परि, परि मतलब बाहर, ये जो परि है इसका मतलब बाहर, बाहर का माप। तो आयत का परिमाप मतलब क्या? ये देखो, लंबाई लंबाई चौड़ाई, इन चारों को जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप चाहिए मतलब मेरे को लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई और चौड़ाई चाहिए मतलब मेरे को पहले तो ए चाहिए। अब उस ए को निकालने के लिए आपको बोला क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, इसीलिए भुजा का वर्ग। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पे लंबाई कितना है? a+5 और चौड़ाई कितना है? a-3। ये देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर। ए का गुणा दोनों में करिए, तो ए का गुणा ए में करेंगे कितना आएगा? ए का वर्ग। ए का गुणा -3 में करेंगे तो -3a। क्या किया? एक्चुअल में प्लस ए का गुणा प्लस ए में हुआ तो प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए का गुणा -3 में, तो प्लस ए का गुणा -3 में तो माइनस का 3a। अब +5 का गुणा दोनों में करेंगे तो +5 का गुणा प्लस ए में तो +5a, +5 का गुणा -3 में तो -15। बहुत आसान है, देख सकते हैं आप। प्लस ए का गुणा प्लस ए में किया तो प्लस का ए स्क्वायर, प्लस ए का गुणा -3 में तो माइनस का 3a, +5 का गुणा प्लस ए में तो प्लस का 5a, +5 का गुणा -3 में तो माइनस का 15। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड समान चिन्ह है तो ए स्क्वायर कैंसिल। अगर मैं ए स्क्वायर को इधर पे लाता तो -a² होके कैंसिल होता। तो यहां पे कितना बचा? 0। माइनस का 3a प्लस का 5a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। माइनस का 3a और प्लस का 5a कितना हो जाएगा? प्लस का 2a और माइनस का 15। तो यहां से 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15/2, मतलब कितना आ गया? 7.5। a का वैल्यू आ गया 7.5, 7.5। a मिल गया 7.5। तो बता दीजिए आयत की लंबाई कितना हो जाएगा? 7.5 + 5, ये हो जाएगा कितना? 12.5 सेंटीमीटर हो गया आयत का लंबाई। अगर मैं आयत के चौड़ाई की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 7.5 - 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4.5। तो आयत की लंबाई हो गई 12.5 और चौड़ाई हो गई 4.5। अब परिमाप तो आसानी से बता सकते हैं, a + b कहने का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां पे क्या आ जाएगा? लंबाई 2 बार, तो 12.5 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 4.5 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। मतलब परिमाप मिल गया आपको कितना? 34 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी मैच हो रहा है। कैसे आया परिमाप? डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपने लंबाई कितना बताया? तो आपने लंबाई बताया कितना? a + 5। a का वैल्यू आपने बता दिया 7.5, तो 7.5 + 5 कितना हो गया? 12.5। तो ये कितना है? 12.5। ये कितना है? 12.5। और यहां पे चौड़ाई कितना? a-3, तो a 7.5 - 3 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 4.5। तो 12.5 कितना? 25, 4.5 9, तो 25 और 9 कितना? 34। तो ये केवल मैं आपको समझा रहा था कि आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है। जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो डिफरेंस आयत और वर्ग में क्या है? तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और वर्ग में चारों भुजा बराबर। चलिए, तो आयत और वर्ग के बारे में जो मैं डिफरेंस बता रहा था वो थोड़ा सा डिफरेंस मैंने बताया है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे आने वाले प्रश्नों में आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं यहां पे जितना आवश्यकता है उसके अलावा कुछ कुछ बातें और बता रहा हूं, उनको ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहां पे बताया कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वर्ग में आमने सामने की भुजा वाला कोई रोल नहीं है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होगी और ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इस प्रश्न को एक बार मैं वापस से बता देता हूं मैंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है उसको वर्ग की भुजा के साथ कंपेयर करके बताया है कि वर्ग की भुजा से लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है आयत की और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है।
तो वर्ग की भुजा जो है वो मैंने मान लिया कितना a सेंटीमीटर। अब इससे कंपेयर करेंगे आयत की लंबाई को, तो 5 सेंटीमीटर अधिक और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक, अब यहां पे आप देख सकते हैं दोनों का क्षेत्रफल को बराबर बोला, तो वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान रखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो a गुणा a बनेगा, मतलब भुजा का वर्ग बनता है। जबकि आयत का क्षेत्रफल क्या बनता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई आपको पता है, चौड़ाई आपको पता है, दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं। सिंप्लीफाई करेंगे a मिल जाएगा, a मिल गया तो आयत की लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी, लंबाई और चौड़ाई मिल गई तो परिमाप आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिमिति मतलब परिमाप। अब देखिए, सबसे ज्यादा डाउट जो बच्चों को आता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेके आता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेके आता है सबसे ज्यादा डाउट। त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेके सबसे ज्यादा डाउट आता है बच्चों को। बच्चों को लगता है सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इस पूरे का वर्गमूल। ठीक, एक फॉर्मूला ये होता है, जहां पे s को बोलते हैं क्या, अर्ध परिमाप, s को बोलते हैं अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज होता है, बहुत बार बहुत जगह पे आप देखे होंगे, वो कौन सा होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये 2 फॉर्मूले त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपने जनरली देखे होंगे। तो आपको समझ में नहीं आता है कि सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, तो ये दोनों ही फॉर्मूले त्रिभुज के क्षेत्रफल के हैं, दोनों ही फॉर्मूले हर जगह पे अप्लाई होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि सर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। सुविधा के अनुसार बोलने का मतलब, अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन इस फॉर्मूले में आपको आधार चाहिए होगा, ऊंचाई चाहिए होगा, इस फॉर्मूले में आपको चाहिए होगा त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां। तो अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता है तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको आधार और ऊंचाई पता है तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, देखिए पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं बोलता हूं ये विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज बोलने का मतलब ये तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब एक विषम बाहु त्रिभुज मैं आपको दे दिया और तीनों भुजाओं की लंबाइयां भी मैं आपको दे दिया, तो जब मैं विषम बाहु त्रिभुज दिया हूं तीनों भुजाओं की लंबाइयों के साथ, अब आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो ये लगा लेना, क्योंकि आपको ए बी सी पता है, ए बी सी पता है तो एस तो बता ही पाओगे। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही रहेगा। ये वाला भी लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आधार और ऊंचाई को सोचना पड़ेगा। अब कैसे सोचेंगे समझना, आधार और ऊंचाई क्या होता है थोड़ा समझो। अब देखो, आधार अगर मैं बोला सी को, समझना, आधार अगर मैं बोला सी को, ऊंचाई का मतलब आप शीर्ष लंब बोल सकते हैं, ऊंचाई का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, शीर्ष लंब बोल सकते हैं। तो 2 शब्द आपने जनरली सुने होंगे, एक होता है क्या, माध्यिका। समझो, मेरा उद्देश्य ये है कि आप कंसेप्ट को भी सीख जाएं, केवल प्रश्न कराना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो एक होता है माध्यिका और दूसरा होता है शीर्ष लंब। ये 2 शब्द आप जनरली सुनते आए हैं, माध्यिका और शीर्ष लंब। तो समझिए माध्यिका और शीर्ष लंब होता क्या है। तो माध्यिका क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आप माध्यिका बोलते हो। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को आप माध्यिका बोलते हो। तो ये वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो ये माध्यिका हो गया। माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर पार्ट में क्या करेगी, तोड़ेगी। मतलब ये वाले बिंदु से, ये वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, मतलब माध्यिका ये भुजा को 2 बराबर पार्ट में तोड़ दी है।
उसी प्रकार अगर मैं ये वाले शीर्ष से बोलूं तो ये वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु होना चाहिए। कहने का मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के क्या है, बराबर है। समझ आ रहा है। उसी प्रकार ये वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मैं बोलूंगा माध्यिका। लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसकी, शीर्ष लंब की, ये देखिए अगर मैं बात करूंगा शीर्ष लंब की, ये विषम बाहु त्रिभुज है, तो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। जैसे ये वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। अब वो लंब कहां पे डल रहा है, वहीं पे डालना है आपको। जबकि माध्यिका कंफर्म है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट में तोड़ देगी, जबकि शीर्ष लंब के साथ ऐसा नहीं है कि वो तोड़ेगा ही। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो भी आप लंब डालेंगे उसी को आप क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। लंब का मतलब 90 डिग्री। तो यहां पे जो मैं ऊंचाई बोलता हूं ये एक्चुअल में क्या होता है, शीर्ष लंब होता है। तो बात मैं कर रहा था विषम बाहु त्रिभुज की। अगर विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां मैं आपको दे दिया, तो ये वाले फॉर्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो। यही वाले से बताना है कि सर मैं तो यही वाले से बताऊंगा। तो आपको यहां पे समझना क्या पड़ेगा आपको, कि अगर आप आधार इसको बोलते हो, अगर आपके लिए ये आधार है तो आपका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपको अगर ये आधार समझ में आ रहा है कि सर इसको मैं आधार बोल रहा हूं, तो ये उस केस में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर आप इसको आधार ले रहे हो, आधार को क्या ले रहे हो, सी, तो ये हो जाएगा उस केस में क्या, ऊंचाई। उस आधार पे जो शीर्ष लंब डलता है वही क्या बनता है, ऊंचाई। अगर आप आधार इसको लेते हो, ये देखिए अगर आप आधार लेते हो ये वाली भुजा को, बी को, तो यहां से शीर्ष लंब डालोगे, ये आपको चाहिए रहेगा, यही क्या होगा, ऊंचाई होगा, जो कि आपको निकालने में तकलीफ होगी। इसीलिए सुविधा के अनुसार काम करते हो आप। तो सुविधा क्या है, अगर विषम बाहु त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपको दे दिया है, तो सुविधा है ये वाला फॉर्मूला लगाना। लेकिन समझना है कि ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको आधार सोचना है कि आधार अगर मैं ये लूंगा तो शीर्ष से उस आधार पे जो लंब डालूंगा वही ऊंचाई होगा। अगर मैं आधार को ये वाला लूंगा तो सामने वाले शीर्ष से इस आधार पे जो लंब डालूंगा वही होगा आपका ऊंचाई। अगर मैं आधार को ये लूंगा तो सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब डालूंगा, वो होगा आपका ऊंचाई। तो शीर्ष लंब ही क्या होता है, यहां पे ऊंचाई होता है। तो विषम बाहु त्रिभुज के जनरली केस में आपको तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी होती है, तो उस केस में यह वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, एस निकालिए, उसके बाद ए बी सी पता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनती है, ये देखिए समझना। समबाहु त्रिभुज के बारे में खास बात क्या है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाओं क्या होती हैं, बराबर लंबाई की होती है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर लंबाई की होगी, ये ए और ये ए, ठीक, तीनों लंबाइयां बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में। अब एक बात समझो, जो माध्यिका होता है वही क्या होता है, शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज में। ये इंपॉर्टेंट बात है, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका बोलो या शीर्ष लंब बोलो, दोनों सेम हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहां से प्रश्न भी बन चुके हैं। जो माध्यिका है वही क्या हो जाता है, शीर्ष लंब हो जाता है, शीर्ष लंब। कहने का मतलब है शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोल रहे हो, और यही एक्चुअल में क्या बन गया, शीर्ष लंब। मतलब ये एंगल भी मिल गया आपको 90 डिग्री, और ये वाले पोर्शन भी आपको मिल गए, ये कितने हैं, a/2, और ये क्या बनेगा, a/2। ये देखो कितना काम का प्रॉपर्टी है। शीर्ष लंब ही क्या है, माध्यिका, या माध्यिका ही क्या है, शीर्ष लंब। कहने का मतलब ये देखो 90 डिग्री का कोण भी बन गया, और ये भुजा a/2 मिल गई। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, ये देखिए सामने वाले शीर्ष से लंब डाला तो ये वाला लेंथ नहीं पता है मेरे को, और ये वाला लेंथ मेरे को नहीं पता है। माध्यिका अगर होता तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट में तोड़ देता, लेकिन दिक्कत क्या है, सामने वाली भुजा से मैं लंब डाला हूं और लंब तो 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा मेरे को नहीं पता। लेकिन समबाहु त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी बनता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो लंब डालेंगे वो एक्चुअल में माध्यिका ही बन जाता है।
कहने का मतलब ये 90 डिग्री भी मिल गया मेरे को, और ये भुजा a बटा 2 और ये भुजा भी कितना a बटा 2। तो यहां से ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये देखो, ये भुजा मिल गया मेरे को कितना a, ये कितना मिल गया मेरे को a बटा 2। तो ये वाला लंब बता सकते हो, ये लंब को क्या बोलोगे आप, ऊंचाई। ये ऊंचाई बता दोगे, कैसे बताओगे, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ आ रहा है? तो आपको ये लंब मिल जाएगा, ये लंब आपको मिल जाएगा। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूंगा कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में दोनों फॉर्मूला लगाना आसान है। समबाहु त्रिभुज में अगर आपको भुजा दे दिया है तो ये फॉर्मूला लगा लो। यहीं से समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला बनता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता कहां से है, तो जब आप a की वैल्यू a रखोगे, b की वैल्यू भी a रखोगे, c की वैल्यू भी a रखोगे, और s क्या निकलेगा, a प्लस a बटा 2, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। तो यहीं से सिंप्लीफाई करने पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिलता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो या तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप यहां से निकाल लो। ये फॉर्मूला कहां से आया है, तो यहीं से आया है फॉर्मूला, ध्यान रखना भाई। s का वैल्यू कैसे निकालूंगा, a प्लस a बटा 2। a भी a है, b भी a है, c भी a है। तो यहीं से फॉर्मूला निकालूंगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो या तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फॉर्मूले से निकाल लो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इससे कैसे निकालोगे, तो इसको अगर मैं आधार बोलूंगा तो ये ऊंचाई होगा। आधार तो मेरे को पता है a, और ऊंचाई मैं बता दूंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के ऊंचाई मैं बता दूंगा। समझ पा रहे हो बात को? आधार इसको लूंगा तो ऊंचाई क्या बनेगा, ये सेम वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही आएगा। ये क्या होगा, a बटा 2, ये क्या होगा a बटा 2। मतलब तीनों ऊंचाई सेम आएगी, किसी को भी आधार मानो। ये देखो आधार यहां पे भी a है, आधार इसको बोलोगे, ये भी a है, आधार इसको बोलोगे, ये भी a है। तो समबाहु त्रिभुज का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि माध्यिका ही क्या बन जाता है, शीर्ष लंब बन जाता है। जो माध्यिका होता है वही बनता है शीर्ष लंब। तो समबाहु त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय करके, ये देखो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। कैसे, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लगा के लंब निकाल सकते हो। वही लंब क्या है, ऊंचाई। करके देखना, आंसर सेम आएगा। समझ आ रहा है? तो सुविधा के अनुसार काम किया जाता है। आपको समझना है कि ऊंचाई क्या है। अलग अलग आधार के लिए ऊंचाई यहां पे अलग अलग हो गया था, क्योंकि आधार अलग अलग था। आधार a था, आधार b था, आधार c था, लेकिन यहां पे तीनों केस में आधार a और a है, तो ऊंचाई भी सेम रहेगा, क्योंकि माध्यिका और शीर्षलंब यहां पे बराबर हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये समबाहु त्रिभुज की बात हो गई। तो ये दो यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हर जगह पे यूज कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। एक और बनता है समकोण त्रिभुज। ये देखिए, आपने देखा होगा समकोण त्रिभुज, ये पता है आपको, एक कोण 90 डिग्री का होता है। आपने बोला है कि सर समकोण त्रिभुज में जनरली हमेशा मैंने देखा है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों यूज करता है बताओ? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमेशा यही यूज करता है। तो ये यूज करने का एक कारण है। वो कारण क्या है, देखो वो कारण ये है, देखो कितना आसान कारण है, समझना। आसान कारण क्यों है, इसको आप जनरली क्या बोल देते हो, आधार, और इसको आप जनरली क्या बोल देते हो, ऊंचाई बोलते हो। इसका कारण समझना क्या है। देखो आप क्या बोल रहे हो, ये वाले भुजा को बढ़ा दो, ठीक, ये वाले भुजा को थोड़ा बढ़ा दिया। अब सामने वाले शीर्ष से, ये देखो सामने वाले शीर्ष से ये वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये देखो ये वाली भुजा पर डाला गया लंब, यही क्या है आपका, यही तो लंब है, शीर्ष लंब है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ये वाली भुजा देखो, ये वाली भुजा शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। तो एक्चुअल में यही क्या बन जाता है, अगर मैं इसको आधार बोलूंगा तो इस आधार के लिए यही ऊंचाई क्या है, लंब है, 90 डिग्री बन रहा है।
इसीलिए ये वाली भुजा क्या हो जाती है, आधार, और ये क्या हो जाता है, ऊंचाई। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये देखो, आप इसको आधार बोल दो, इसको आप आधार बोल दो, तो अगर ये आधार हो गया, ये अगर आधार हो गया, तो ये वाली भुजा पर शीर्ष से डाला गया लंब, इसको ऊंचाई बोल देना, बोल सकते हैं। समझ आ रहा है, कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर मैं इसको आधार बोला तो आधार इसको बोला, तो आधार जिसको बोलते हैं, सामने वाले शीर्ष से उस आधार पे जो लंब डालते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो अगर मैं आधार ये वाले को बोल रहा हूं तो ऊंचाई बन जाएगा ये, और आधार इसको बोल रहा हूं तो ऊंचाई बन जाएगा ये। तो आपको यहां पे जनरली ये दोनों भुजाएं पता है, तो क्षेत्रफल बताने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन आप चाहे तो इससे भी कर सकते हो। तीनों भुजाएं पता है तो ये वाला लगा सकते हो। तो आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला जनरली यूज कर लेते हैं। तो आपने जनरली बुक में देखा होगा विषम बाहु त्रिभुज में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज में आधार अगर मानोगे सी को तो ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये ऊंचाई निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ काम है। आधार मानोगे बी को तो ऊंचाई ये निकालना पड़ेगा, टफ काम है। आधार मानोगे इसको तो ये ऊंचाई निकालना पड़ेगा, टफ काम है। जबकि तीनों भुजाएं पता है तो सीधे ये फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल बता दो। इसके बाद मैंने बताया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं अगर पता है, मतलब भुजा की लंबाई अगर आपको पता है, तो इसी फॉर्मूला से आपने पहले ये फॉर्मूला डेराइव कर लिया। आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो, लेकिन आपने ये डेराइव कर लिया, इससे बता दो क्षेत्रफल। आप इससे भी बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि यहां पे ऊंचाई निकालना थोड़ा आसान काम है, क्योंकि यहां पे माध्यिका और शीर्ष लंब बराबर हो जाता है। तो अगर मैं ये वाले को आधार बोल रहा हूं तो ये ऊंचाई हो जाएगा, और ये ऊंचाई यहां पे बता सकते हो कैसे, क्योंकि ये a/2, ये a, तो ये ऊंचाई यहां पे बता सकते हो आप। तो यहां पे सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। थर्ड आया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का, एक कोण होता है 90 डिग्री का। अब यहां पे ये फॉर्मूला लगाना आसान क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको आधार बोल रहे हैं तो ये ऊंचाई बन गया, इसको आधार बोल रहे हैं तो ये ऊंचाई बन गया। और यहां पे एक और प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रमेय वाली काम करती है, दो भुजाएं पता हैं तो तीसरी भुजा आप बता सकते हैं। जैसे ये भुजा और ये भुजा मैं आपको दे दिया तो ये बता दोगे। कोई भी दो भुजा अगर मैं आपको दे दिया, तीसरी बता दोगे। तीनों भुजाएं पता है तो आप पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या इसको लगाना आसान है इसीलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला लगाओगे यार तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो बढ़ेगा ना, इसीलिए पढ़ाने वाले लोग सीधे ये फॉर्मूला लगा देते हैं। उसके पीछे का कहानी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इतना ही बता पाऊंगा यार, वरना क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये जान गए होगे तो आपको थोड़ा सा आनंद आया होगा। यहां अब समझ में आ गया कब कौन सा फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज करना है। ठीक, तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको समझा पाऊं ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो में। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर बहुत टाइम लेते हो, तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं समझा पाऊं। बहुत सारे बच्चों का एक आध कमेंट कभी कभी आता है कि बहुत टाइम लेते हो सर एक प्रश्न में। तो जितना टाइम मैं लूंगा, मैं ले रहा हूं ना, आपको थोड़ी लेना है। मैं एग्जाम तो दे नहीं रहा हूं, एग्जाम तो आप देंगे, एग्जाम आपको देना है। आप समय कम लीजिए, आप समय तभी कम लेंगे ना जब चीजें आपको क्लियर होंगी। चीजें क्लियर ही नहीं है तो समय कम और ज्यादा की तो बात ही नहीं है। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। अब एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ये देखो, कहीं ना कहीं विषम बाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? परिमिति का मतलब परिमाप। अब अनुपात दिया है तो आपको पता है अनुपात से जनरली आप मान लेते हैं। तो मान लिया त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं? 3K, 4K और 5K। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5, तो मैं मान लिया त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3K, 4K और 5K। सीधे सीधे 3, 4, 5 नहीं मान सकता, क्योंकि अनुपात 3, 4, 5 है। कहने का मतलब उनकी जो लंबाइयां होंगी उनको सिंप्लीफाई करने पर क्या आया होगा? 3:4:5। तो यहां से आप मान लीजिए 3K, 4K, 5K। पहला काम। अब आपको K अगर मिल गया तो भुजाएं मिल जाएंगी, और भुजाएं मिल गई तो आप परिमाप आसानी से बता देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 216 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा ही। अब क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, प्रश्न ये उठता है।
अब आपके दिमाग में सेट हो गया है कि सर क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। क्यों करूंगा? ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुका है, अब दिक्कत नहीं आई होगी आपको सोचने में। यही कहानी मैं सुना रहा था अभी तक, जो आपको फायदा देगा। चलो अब एस कैसे निकालेंगे? तो एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा, और परिमाप मतलब बाहर का माप। तो बाहर का माप मतलब इसका माप जो होगा उसी को बोलेंगे परिमाप। 5 4 9 3 12, 12 के बटा 2, ये देखो। तो परिमाप कितना आएगा? 12 के, 5 4 9 3 12, 12 के परिमाप, और उसका आधा कितना? 6 के। तो एस का वैल्यू कितना हो गया? 6 के। तो यहां पे एस का वैल्यू पुट करते हैं 6 के। तो ये हो जाएगा 6 के माइनस 3 के, ये हो जाएगा 6 के माइनस 4 के, और ये हो जाएगा 6 के माइनस 5 के, बराबर 216। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। कितना आएगा? देखो 6 के में से 3 के जाएगा तो कितना बचेगा? 3 के। 6 के में से 4 के जाएगा तो 2 के। 6 के में से 5 के जाएगा तो 1 के, बराबर कितना? 216। 6 त्रिका 18, 18 दूनी 36, 36, और ये कितना? के और के का पावर 4, बराबर कितना? 216। अब 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6, और के का पावर 4। देखो के और के का एक जोड़ा बाहर आया, के और के का ये दूसरा जोड़ा बाहर आएगा, मतलब बाहर कितना आएगा? के स्क्वायर। ये आसानी से आप समझ गए होंगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से समझ गए होंगे। 36 का वर्गमूल 6, के का पावर 4 बाहर आएगा तो क्या बनेगा? के का पावर 2। कैसे बन रहा है देख लीजिए एक बार, एकदम भी डाउट नहीं होना चाहिए। के का पावर 4, तो ये के बाहर आया और ये के बाहर आया, तो के का पावर 2 बाहर आ गया। अब 6 के का पावर 2 बराबर 216, तो के का वर्ग बराबर 216 बटा 6, कितना आ जाएगा? देखो 36। तो के स्क्वायर बराबर 36, तो के कितना आ गया? 6। के आपने निकाल लिया 6, के निकाल लिया तो काम ही खत्म हो गया। अब के निकाल लिया तो ये मिल जाएगा कितना? 3 इंटू के, मतलब 3 छक 18, ये मिल जाएगा 4 इंटू के, 4 छक 24, ये मिल जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 मतलब 30। तो आपको मिल गया तीनों भुजाएं 18, 24 और 30। तो परिमाप पूछा है तो 18, 24 और 30 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 18 प्लस 24 प्लस 30 कितना आ जाएगा? देखो 8 और 4 12, 3 2 5 6 और 1 7, 72। देख लीजिए ऑप्शन डी है 72। ये कंप्लीट हो गया त्रिभुज का ये प्रश्न, साथ में बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। कोई समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 1440 वर्ग मीटर, तथा इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 मीटर है। यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो इन भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो यहां पे समलंब चतुर्भुज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए चतुर्भुज का एक प्रकार होता है समलंब चतुर्भुज, इस प्रकार का दिखाई देगा आपको समलंब चतुर्भुज। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? ये दो भुजाएं, ये देखिए ये दो भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, और ये दो भुजाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। दो भुजाएं समानांतर होती हैं और ये दो भुजाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो ये होता है समलंब चतुर्भुज। ये दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात आपको प्रश्न में दिया है 5:3। ये देखो, तो मैं इसको मान लेता हूं, बड़ा है तो इसको मान लिया 5 के, और ये छोटा है तो इसको मान लिया 3 के। इसके अलावा बोला है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी आपको दिया है कितना? 24 मीटर। ये दूरी आपको दिया है 24 मीटर। इसके अलावा आपको क्षेत्रफल दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है आपको 1440 वर्ग मीटर। तो आपको पहले पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू ऊंचाई, या आप दोनों के बीच की दूरी बोल सकते हैं। ऊंचाई को ही दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी बोल सकते हैं। ये कितना दिया है? 1440। ये होता है क्षेत्रफल।
तो 1/2 समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो ये कितना हो जाएगा 5k और 3k दोनों का योग। ऊंचाई कितना है, मतलब दोनों के बीच की दूरी बोलते हैं 24 बराबर 1440। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 8k इंटू 12 बराबर 1440। तो यहां से k निकाल देंगे 1440 बटा 8 इंटू 12। कट करिए, 8 से कट कर दीजिए, 8 एकम 8, 6 और 4 बचा, 8 अट्ठे 64 और ये 0। 12 से कट कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो k का वैल्यू कितना निकल जाएगा 15। आसानी से बता सकते हैं, अनुपात दिया है तो सीधे सीधे मान नहीं सकता, तो मैंने मान लिया बड़ी वाली भुजा 5k, छोटी वाली भुजा 3k, तो क्षेत्रफल 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू उनके बीच की दूरी, उसी को ऊंचाई बोल देते हैं। तो 1/2 और ये योग कितना हो गया 5k प्लस 3k मतलब 8k इंटू 24 बराबर 1440। 2 से कट किया 12 आया, 8k इंटू 12 बराबर 1440, तो k कितना आ गया 15। k 15 आ गया, तो बड़ी भुजा कितनी है 5k मतलब 5 इंटू 15 75, छोटी वाली भुजा 3k 3 इंटू 15 मतलब 45। तो बड़ी भुजा की लंबाई 75 और छोटी भुजा की लंबाई 45, जो पूछा है बता सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में ध्यान रखेंगे आप। किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, कोई तार है इसको आप एक वर्ग के रूप में मोड़ रहे हैं, मान लो ये तार है आपके पास, ये तार है आपके पास, ठीक, इसको आपने क्या किया वर्ग के रूप में मोड़ दिया, इसको आपने वर्ग के रूप में मोड़ दिया, तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब जितना ये स्थान घेर रहा है, तो इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना बोल रहा है 484 वर्ग सेंटीमीटर, 484 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इस तार को वृत्त के रूप में मोड़े तो तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। इसी तार को आप वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं और यहां पे आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक बात समझिए, यहां पे इस तार को आपने मोड़ के बना दिया वर्ग और इस तार को आपने मोड़ के बना दिया वृत्त, तार वही है, मतलब जितना लेंथ इस तार का है वही लेंथ ये है कंप्लीट। ये देखो, ये जो मैं घुमा रहा हूं पेन को, ये देखो ये जो लेंथ है, ये लेंथ एक्चुअल में क्या है, यहां से लेके यहां तक का ही तो है। ये जो मैं पूरा वृत्त ऐसा घुमा रहा हूं, ये देखो ये जो पेन में पूरा ऐसा घुमा रहा हूं, ये जो लेंथ है वो क्या है, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ ही तो है। उसी को इस केस में क्या बोल देते हैं परिमाप बोल देते हैं, और उसी को इस केस में क्या बोल देते हैं परिधि बोल देते हैं। समझ आ रहा है, इस केस में उसको परिमाप बोल देंगे और इस केस में उसको परिधि बोल देंगे। इसका मतलब मान लो अगर ये तार होता 50 सेंटीमीटर तो ये वाला लेंथ भी कितना होता 50 और ये वाला लेंथ भी कितना होता 50 होता। आप ऐसा करो, वर्ग को खोल दो, वर्ग को पूरा खोल दो, जैसे आपने घुमा के बना दिया वर्ग और वृत्त, इन दोनों को खोल दो। इन दोनों को खोलोगे तो ये 50 सेंटीमीटर ही तो मिलेगा। अगर 50 सेंटीमीटर में मान रहा हूं तो इसको खोल दिया, इसको खोल दिया तो आपको मिलेगा कितना 50 सेंटीमीटर ही तो मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो वर्ग का परिमाप है और जो वृत्त का परिधि है वो दोनों क्या है बराबर है। समझ आ रहा है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। परिमाप मतलब क्या 4 गुणा भुजा। भुजा अगर a है तो a प्लस a प्लस a प्लस a मतलब 4 गुणा भुजा होता है परिमाप। और परिधि क्या होता है तो आप देख पा रहे हैं ये O है ये R है, मतलब ये त्रिज्या है। इस त्रिज्या को कितना घुमाया मैं 2 पाई एंगल घुमाया तो परिधि कितना होता है इसका 2 पाई R होता है। समझ आ रहा है, परिधि कितना होता है इसका 2 पाई R होता है। अब एक बात समझो, पूछा क्या है क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल ये पूछा है, इसका मतलब आपको चाहिए क्या R चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो R आपको चाहिए, R मिल गया तो आप क्षेत्रफल बता दोगे। तो R कहां से मिलेगा तो R यहां से मिलेगा 4 गुणा भुजा बराबर 2 पाई R। यहां से कहीं ना कहीं R मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं चलो। पहले तो भुजा बताओ, तो भुजा तो पता ही नहीं है। अब भुजा कैसे निकलेगा तो आपको क्षेत्रफल दिया है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर कितना 484। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा वर्गमूल 484, और 484 का वर्गमूल आपको पता ही है
484 का वर्गमूल क्या होगा? 22 होगा ना। 484 का वर्गमूल क्या होगा? 22। 22 इंटू 22 करके देखो, 484 मिलेगा आपको। ये देखो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ रहा है? देखो 4 8 4, 484 आ रहा है। तो आपको मिल गया भुजा कितना? 22। भुजा 22 है तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणा 22 हो जाएगा। हो जाएगा परिमाप कितना? ए और ए, मतलब 4 ठो ए है, तो 4 इंटू 22 बराबर पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, इंटू कितना? आर। 22 से 22 काट देना, 2 से 4 को 2 बार में काटना, तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 14। ये देखो, समझने वाली बात यहां पे थी कि जिस तार को मोड़ के आपने बनाया है वर्ग, उसी तार को मोड़ के आपने बनाया है वृत्त। कहने का मतलब जो परिधि होगा वर्ग का, वही परिधि होगा वृत्त का। जनरली वर्ग में उसको परिमाप बोल देते हैं और वृत्त में उसको परिधि बोल देते हैं। तो यहां पे आपने बता दिया आर का वैल्यू कितना आ गया है? 14। अब आर का वैल्यू 14, तो क्षेत्रफल बता सकते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है। तो कितना आ गया? 22 गुणा 2 गुणा 14, तो 22 दूनी 44 गुणा 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 61, 616 आएगा। देख लीजिए ऑप्शन में 616। कंसेप्ट पे आधारित है ये प्रश्न। कंसेप्ट अगर आपके ठीक है तो प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले समझना था, जिस तार को मोड़ के आपने वर्ग बनाया है, उसी तार को मोड़ के आपने वृत्त बनाया है। मतलब अगर ये तार होता 50 सेंटीमीटर का, तो इसका परिमाप होता 50 और इसका परिधि भी होता 50। आप ऐसा सोचो, मैंने इसको खोल दिया है, मैंने इसको पकड़ के खोल दिया है, तो ये तार मेरे को वापस से मिल गया। मतलब इसका परिमाप और इसका परिधि बराबर। परिमाप क्या होगा? a प्लस ए 4 इंटू ए होगा परिमाप, और परिधि आपको पता है आर। रेडियस को मैंने कितना घुमाया है? 2 पाई, तो परिधि होता है 2 पाई आर। अब भुजा नहीं पता है मेरे को, तो आपको क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल से भुजा मिल जाएगा। भुजा मिल गया तो भुजा यहां रख दो, 4 गुणा भुजा, ये हो गया परिमाप। और परिधि यहां पे 2 पाई आर, पाई का वैल्यू पता है, आर मिल जाएगा। अब अगर आपको रेडियस मिल चुका है तो क्षेत्रफल बता दोगे कितना? 616। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई। एक आयताकार घास के मैदान, आयताकार घास का मैदान है ऐसा कुछ। ये देखो आयताकार घास का मैदान है। आयताकार मतलब लंबाई अलग चौड़ाई अलग। तो लंबाई कितना है? 80 मीटर और चौड़ाई कितना है? 50 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके बाहर में चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये देखिए ऐसा कोई रास्ता है, इसके बाहर में चारों ओर 1 मीटर चौड़ा। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। 1 मीटर चौड़ा है, मतलब ये चौड़ाई कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है ये बाहर में चारों ओर। ये देखिए ये जो चौड़ाई है ये कितना है? 1 मीटर। इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, मतलब ये क्षेत्रफल आपको बताना है रास्ते का। ये क्षेत्रफल, ये देखिए ये क्षेत्रफल आपको बताना है रास्ते का। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आप दिमाग लगाओ। मान लो आपके पास ये कोई बड़ा वाला आयत है, इसके अंदर ये छोटा वाला आयत है। समझना, मेरे को चाहिए ये वाला क्षेत्रफल। ये देखिए ये वाला मेरे को क्षेत्रफल चाहिए पूरा, ये वाला पूरा क्षेत्रफल मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा। क्षेत्रफल मतलब वो जितना स्थान घेर रहा है, तो ये हो गया बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। इसमें से अगर मैं छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, ये देखिए ये क्या है? छोटा वाला आयत। तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करूंगा तो बचेगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो वही काम करना है। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, उसके लिए आपको चाहिए बड़े वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो बड़े वाले आयत की लंबाई कैसे निकलेगा? तो ये देखो यहां से यहां तक कितना है? 80। ये 80 है, एक इधर पे बढ़ गया और एक इधर पे बढ़ गया, तो बड़े वाले आयत की लंबाई कितना हो गया? 82 मीटर हो जाएगा। 80 मीटर था, ये देखो ये 80 मीटर था, उसमें एक और बढ़ गया इधर पे, एक और बढ़ गया इधर पे, तो ये कितना हो गया? बड़े वाले आयत का लंबाई 82। चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो 50 में एक ऊपर बढ़ा एक नीचे, तो 52। तो ये हो गया 52। तो बड़े वाले आयत का लंबाई मिल गया 82 और चौड़ाई मिल गया 52। तो ये हो गया बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल।
इसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस करता हूं, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस करता हूं तो बचेगा क्या? रास्ते का क्षेत्रफल। कैसे आया 82? कंफ्यूज मत होना भाई। 80 में एक इधर पे जोड़ दिया, एक इधर पे जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? 82। 50 में एक इधर पे जोड़ दिया और एक इधर पे जोड़ दिया तो 52 हो गया। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। अब 82 गुणा 52 कर लो, कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41। ये 4, ये 6, ये 2, ये 4, 4264। इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 8 पंचे 40 मतलब 4000, तो 264 आ जाएगा। 264 वर्ग मीटर। ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 सेंटीमीटर क्या है? मीटर है क्या? ठीक, ये अच्छा प्रश्न है। 15 मीटर इंटू 17 सेंटीमीटर लंबे, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, एचसीएफ का प्रश्न है, कंसेप्ट ही पे तो बेस्ड है पूरा मैथ्स। देखो आपको आयताकार फर्श दिया है, कमरा नहीं है ना, कमरा तो 3D हो गया, उसका फर्श जिसमें मैं खड़ा हूं, जिसपे मैं चल रहा हूं, ये क्या है? फर्श है। तो ये फर्श कैसा है? आयताकार है। ये तो सोच सकते हैं आप, जहां पे वर्तमान में है अभी उसके फर्श को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा वो कैसा है, आयताकार 2D है। अब इसका लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट है, तो 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर, और ये 17 ऑलरेडी है, तो लंबाई कितना हो गया? 1517। तो लंबाई हो गया 1517 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो आप इसको लिखेंगे 900 और इसको 2, तो कितना हो जाएगा? 902 सेंटीमीटर। तो यहां कितना आ जाएगा? 902 सेंटीमीटर। अब इस आयताकार फर्श पर आपको टाइल्स बिछानी है, इस आयताकार फर्श पर आपको बिछानी है टाइल्स, तो कम से कम टाइल्स बोला है कितनी लगेंगी, और प्रॉपर सेट होना चाहिए ना, प्रॉपर सेट। आपने जनरली घर में देखा होगा, अलग अलग संस्थानों में जाएंगे, मतलब बाहर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, कहीं भी आप जाइए तो आपको दिखाई देगा प्रॉपर सेट होता ही नहीं है, मतलब बगल बगल में टुकड़े लगाने पड़ते हैं, ऐसा सेट होता है। लेकिन यहां पे आपको प्रॉपर सेट करना है। प्रॉपर सेट करने का मतलब ऐसा, ये देखिए, प्रॉपर सेट करने का मतलब ये देखिए, प्रॉपर सेट हो रहा है रूम, ये देखिए, ये देखिए, प्रॉपर सेट करने का मतलब ऐसा कुछ होगा, ये देखिए प्रॉपर सेट हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइल्स लग गई और रूम प्रॉपर सेट हो गया। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा, 16 टाइल्स लगी और प्रॉपर रूम सेट हो गया। जनरली आप देखे होंगे घरों में तो खासकर यहां पे जगह बच जाती है, यहां पे बच जाती है, यहां पे बच जाती है, यहां पे बच जाती है, तो यहां पे आप क्या करते हैं? टुकड़े लगाते हैं, टाइल्स के टुकड़े लगाते हैं आप इन जगहों पर। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर सेट करना है आपको रूम को। तो आप बोलेंगे सर एक ही टाइल्स लगा दो ना, आप बोल रहे हैं न्यूनतम कम से कम टाइल्स लगानी है, एक ही टाइल्स लगाओ और पूरे कमरे को भर दो। ये देखो एक ही टाइल्स लगाए इस साइज की और कमरे को ढक दिए, पूरा कमरे के फर्श को। लेकिन दिक्कत क्या है? वर्गाकार टाइल्स बोला है। वर्गाकार बोलने का मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए, जबकि ये तो फर्श क्या है? आयताकार है। मतलब जो टाइल्स आपको लगानी है वो कैसी लगानी है? वर्गाकार लगानी है, और कम से कम लगानी है। तो कम से कम लगानी है मतलब आपको उस टाइल्स का साइज ऐसा चाहिए, समझना। वर्गाकार मतलब जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये होगा, मतलब आपके पास एक ऐसा डेटा होना चाहिए जो इन दोनों को क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तभी तो प्रॉपर सेट कर पाएगा ना। ये देखो कोई डेटा जो इन दोनों को प्रॉपर डिवाइड करेगा। प्रॉपर डिवाइड करने का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो जब आप 1 1 1 1 1 ऐसा करते करते आगे जाओगे तो कहीं ना कहीं 1517 आएगा। 1 1 1 1 1 ऐसा करते करते कहीं ना कहीं जाओगे तो 900 आएगा, 902 आएगा। लेकिन यहां पे बोला क्या है? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर नहीं लगाना है आपको, क्योंकि कम से कम टाइल्स बोला है। कम से कम टाइल्स लगाने का मतलब आपके पास एक ऐसा डेटा होना चाहिए जो बड़े से बड़ा हो और इन दोनों को क्या करे? कंप्लीटली डिवाइड करे।
उसी साइज का टाइल्स लगाऊंगा मैं। बड़े से बड़ा डेटा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो आपको पता है बड़े से बड़ा डेटा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो क्या होगा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ा डेटा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो 902 से 1517 को डिवाइड करो और एचसीएफ निकालो पहले। बड़े से बड़ा डेटा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वही होता है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो पहले दोनों का एचसीएफ निकालो, भाग विधि से निकालते हैं एचसीएफ। तो 902 से डिवाइड करेंगे 1517 को, एक बार जाएगा, 7 में 2 गया 5, यहां पे 1 बचा, 15 में 9 गया 6। 902 को वापस से डिवाइड करेंगे, ये एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, डिवीजन मेथड बोलते हैं। 12 में 5 गया, यहां पे कितना बचेगा, 9 में 1 गया 8, 8 में 6 गया 2। 287 से 615 को डिवाइड करेंगे, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यहां कितना बचा 41। 41 से 287 को डिवाइड करेंगे, ये देखो 7 बार में पूरा पूरा चला गया। कितना आ रहा है एचसीएफ, 41 आ रहा है। एचसीएफ तो आप निकाल लेंगे, ये आपने सीखा होगा, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, भाग विधि। एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड, भाग विधि। तो आपने निकाला एचसीएफ कितना, 41। कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दीजिए, शेषफल से भाजक को भाग, शेषफल से भाजक को भाग, शेषफल से भाजक को भाग, जब तक शेषफल 0 नहीं आता ये काम करते रहना है। तो आपको एचसीएफ क्या मिला, 41। कहने का मतलब ये हुआ 41 बड़े से बड़ा डेटा है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये हुआ 41 41 41 41 41, ऐसे करते करते जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 1517 आएगा। 41 41 41 ऐसे करते करते कहीं ना कहीं जाऊंगा तो 902 पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि 41 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 41 के टेबल में आएगा 1517 भी और 902 भी। इससे बड़ा डेटा पूरे संख्या पद्धति में है ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। मतलब उस टाइल्स का साइज आपने बता दिया कि उस टाइल्स का साइज क्या होगा, 41/41 होगा। समझ आया, टाइल्स का साइज बता दिया आपने। ऐसा घरों में नहीं करते हैं, तभी आपने देखा है कि यहां पे जगह बच जाता है तो वहां पे आप टुकड़ा लगाते हैं। आप जनरली देखिएगा जो फर्श आप देख पा रहे होंगे, जहां पे खड़े होंगे तो साइड साइड में आपको दिखेगा टुकड़े लगाते हैं, क्योंकि इतना प्रॉपर मेजरमेंट आप करके रूम को सेट करते ही नहीं है। आप क्या करते हैं, एक जनरल साइज उठा के ले आते हैं टाइल्स का जो आपको ठीक लगता है और उसको बिछाते हैं रूम में। तो उससे होता क्या है, वो जो मेजरमेंट है टाइल्स का, मान लो आपने वर्गाकार टाइल्स ही खरीद के लाया है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो डेटा दोनों को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा। जैसे मैं 2x2 का लगाऊंगा, ये देखो, अगर मैं 2x2 का टाइल्स बिछाता हूं तो ये 2 इसको डिवाइड ही नहीं करेगा। मतलब 2 2 2 ऐसा करते करते जाओगे तो कहीं 1517 पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, 902 पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब फिर टुकड़े लगाने पड़ेंगे आपको। तो ऐसा प्रॉपर मेजरमेंट लिया ही नहीं जाता है। तो आप अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो आपको मिलेगा बड़े से बड़ा डेटा जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो बड़े से बड़ा डेटा 41 है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक, अब आपको पूछा है कितनी टाइल्स कम से कम लगेंगी यहां पे, तो आपको मिल गया टाइल्स का साइज कितना, 41 इंटू 41। तो पूरे रूम का क्षेत्रफल आपको पता है 1517 इंटू कितना, 902, और एक टाइल्स का क्षेत्रफल 41 इंटू 41, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। कट पिट करिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा क्या मैच हो रहा है। आप यहां से कट पिट करिए, पूरे रूम का क्षेत्रफल आपको पता है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल आपको पता है 41 इंटू 41, तो कितनी टाइल्स लगेंगी, तो पूरे रूम का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। यह भी अच्छा प्रश्न है, बना सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या निकाल सकते हो क्या, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 154,
पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। ठीक, कट करिए, 11 से कटेगा क्या, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 2 से कटेगा क्या, 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया 49। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा वर्गमूल 49 मतलब 7। तो आर का वैल्यू आ गया 7। आसानी से बता सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के मैंने आर का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा मेरे को मिल गई है 7। ये देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा मेरे को मिल गई है 7। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समझाया था, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक फॉर्मूला तो ये है, ये कहां से आया है तो आपको पता है, इसी को लगाओ, ज्यादा आसान है ना यार। ये क्यों आप बोलोगे कि सर ये आधार बोलूंगा, अब ये वाला शीर्ष लंब निकालूंगा मैं, ये कितना हो जाएगा 3.5, ये 3.5। अब इतना दिमाग क्यों लगाएंगे कि सर ये मैं शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई निकालूंगा, फिर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करूंगा, क्यों करूंगा भाई ऐसा, सीधे ऐसा करो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये कितना है 7, तो 7 इंटू 7 49 वर्गमूल 3/4 कितना आ जाएगा 49 वर्गमूल 3/4। ये देखो आसानी से आ गया। आप इसका निकालते क्या, ये देखो ये निकालते ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय लगा के, क्यों इतना टाइम लगाओगे आप, ये फॉर्मूला लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जिसकी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन क्या अंतर होता है फिर वर्ग में और समचतुर्भुज में, तो वर्ग में चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन यहां पे चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। देखो भाई क्या होता है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं वर्ग की, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और ये चारों कोण होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन समचतुर्भुज में ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी जैसा कि वर्ग में होती हैं, लेकिन दो कोण होते हैं 90 डिग्री से कम और दो कोण होते हैं 90 डिग्री से ज्यादा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कोण, ये दोनों 90 डिग्री से कम है और ये दोनों 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री का मतलब ये होता है, ये देखो ऐसा बन गया तो 90 डिग्री से कम, ऐसा बन गया तो 90 डिग्री से ज्यादा। तो समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा ये सब कोई मैटर करता ही नहीं है। समचतुर्भुज समान, चारों भुजाएं समान होती हैं, दो कोण 90 से कम, दो 90 से ज्यादा। अच्छा सम्मुख कोण बराबर भी होते हैं, ये इसके बराबर होता है और ये बराबर होता है इसके, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है कितना होगा। परिमाप मतलब आपको भुजा चाहिए, तो भुजा कैसे मिलेगा, देखो एक विकर्ण की लंबाई दिया है 24। तो एक तरीका तो यह है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले बताओ कितना होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल कितना 216, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना है देख पा रहे हैं, एक विकर्ण है 24 और दूसरा विकर्ण आपको पता ही नहीं है, लिख दिया मैं D2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट करिए 12 आ गया, तो D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 216/12, 12 एकम 12 कितना बचेगा 12 8 96, तो D2 का वैल्यू कितना आ गया 18। तो एक विकर्ण आ गया कितना 18 और एक आपको प्रश्न में दिया है कितना 24। समझेंगे, ये विकर्ण आपको मिल चुका है, देखो ये विकर्ण आपको प्रश्न में दिया है 24 और ये विकर्ण कितना है 18 है। अब एक खास प्रॉपर्टी जो यूज होती है समचतुर्भुज में, वो प्रॉपर्टी क्या है समझना, कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर करेंगे और समद्विभाजित करेंगे, मतलब यहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है और समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब अगर पूरा 24 है तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, पूरा 18 है तो ये 9 होगा और ये 9 होगा। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर दोनों विकर्ण तभी समद्विभाजित करेंगे जब चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो वर्ग में और समचतुर्भुज में आप देखेंगे कि दोनों विकर्ण जो हैं ये 90 डिग्री पर क्या करते हैं
समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर। कहां कहां पे? वर्ग में और समचतुर्भुज में। 90 डिग्री पर समद्विभाजित करने के लिए चारों भुजाओं को बराबर होना आवश्यक है। यहां पे चारों भुजाएं बराबर और यहां पे भी चारों भुजाएं बराबर, तो यहां पे भी विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। खैर यहां पे तो दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन यहां पे दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होने के लिए ये देखो, अगर दोनों विकर्ण बराबर हैं तो ये तभी हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं तो ये तभी हैं जब चारों कोण क्या है? 90 डिग्री के। दोनों विकर्ण बराबर तभी होते हैं जब चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसा कि वर्ग और आयत में, तो वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर और आयत के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर इसीलिए होते हैं क्योंकि चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के। जबकि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि यहां पे दो कोण 90 से कम और दो कोण 90 से ज्यादा। तो कुछ बातें ध्यान रखो, दोनों विकर्ण बराबर तभी होंगे जब चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर तभी काटेंगे जब चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में और समचतुर्भुज में, तो वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये बन गया क्या? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये कितना है? 12 और ये कितना है? 9। तो ये बन गया क्या? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री की 90 डिग्री का एंगल है तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 144 प्लस 81। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये देखो 225। तो ए बराबर कितना हो गया? 15। भुजा मिल गया 15। अब भुजा 15 मिल गया तो परिमाप 15 15 15 15 60 हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखो, चारों कोण अगर 90 डिग्री के हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये देखो वर्ग आयत, तो वर्ग में और आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसीलिए दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। इसीलिए दोनों विकर्ण होते हैं बराबर। चारों कोण 90 डिग्री के, इसीलिए दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसके अलावा चारों भुजाएं अगर बराबर हैं, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर, जो कि कहां कहां पे होता है? तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में और कहां पे? समचतुर्भुज में। तो वर्ग में और समचतुर्भुज में 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं दोनों विकर्ण। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री वाले कंसेप्ट के कारण ही आप यहां पे आंसर निकाल पाए। तो आपने पहले बताया क्षेत्रफल से एक विकर्ण मिल गया 18, एक और 24 दिया है, तो 12 12 9 9। अब ये वाला त्रिभुज उठाएंगे तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो यहां तक हो गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है? दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर के आयत में स्थापित किया गया है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो कि 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर के आयत में स्थापित किया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक, आसान सा प्रश्न है ये। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। ये देखिए, ये तो बहुत आसान है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 77। और ये कितना? पाई का वैल्यू 22/7 इंटू कितना? 4। तो सिंप्लीफाई कीजिए, 22 चौको 88 बटा 7, 7 से 88 को भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35। तो 77 में से लगभग 12.5 को माइनस करिए, तो लगभग कितना आ रहा है देख लीजिए। 12.5 को माइनस करने पे 10 में 5 गया 5, 6 में 2 गया 4, 7 में 1 गया 6, 64.5 के आसपास लगभग आ रहा है आंसर बी।
ये तो बहुत आसान है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना था, तो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो यह है छायांकित भाग। मतलब आयत में से वृत्त को हटा दो तो जो बचा भाग है वो क्या है, छायांकित भाग है। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये निकलेगा, उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो बचेगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, आंसर आ जाएगा 64.5 के आसपास। ये प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा सा मैंने बहुत टाइम लगा दिया, इतना समय था नहीं मेरे पास। तो ये प्रश्न आप लोग करेंगे, कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली वीडियोस मिल रहे हैं जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलते रहेगा, जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।